गाइड तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं जासिम अल हद्दाद। कैसे हैं आप? और ये उम्मीद करते हुए कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है, उसमें तो किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है वो तो आपको मालूम है। हम भी गाहे बगाहे हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक मालूमात पहुंचा सकें, मगर सबसे अहम जो इस वक्त जो पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन तो आप करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो भी जिन अफराद की नहीं हुई तो वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। और मैं आपके साथ वेबसाइट भी शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो बच्चों को है, अपने बच्चों की 12 साल से 15 साल तक के आपके जो बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करवा लीजिए। आलिस जिस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे आँखों के हवाले से, और एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो आ रही होती हैं, या हमें किसी चोट की वजह से, या और भी बहुत सारी वजूहात हैं। रेटिना के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान नईम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह आज भी आप हम तक बहुत सारी मालूमात जो हैं वो ज़रूर पहुंचाएंगे। और आज जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि मेरा ख्याल है कहीं उसको हम स्पेयर नहीं कर सकते ना किसी तरह। तो ये डिटैचमेंट जो रेटिना की, ये इस पे तो वो होती क्या है, तो क्या है? जैसे आपने कहा आज का टॉपिक रेटिनल डिटैचमेंट पे। जी। तो रेटिनल डिटैचमेंट जैसे नाम ही बता रहा है कि रेटिना की डिटैचमेंट हो जाती है, यानी रेटिना जो कि आंख का पर्दा होता है, जी बिल्कुल, सबसे यानी नर्व लेयर जो होती है वो फट जाता है अपनी जगह से। सही। सो जैसे कि आपको पता है एक चीज नर्व जिसकी वजह से नजर बनती है, उसको वैसे भी कोई डैमेज हो जाए तो आपकी नजर अफेक्ट होती है। सो जब वो रेटिना अपनी जगह पे रहता ही नहीं और एक तरह से फट जाता है तो आपकी नजर जो है वो उसी टाइम जो है चली जाती है। अगेन ये एक साइट थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, यानी कि जो आपकी नजर जिससे खराब होती है एक, और दूसरी के उसको ट्रीटमेंट जो है जल्द अज जल्द देनी चाहिए जी। यानी आपको जब भी ये ऐसी कोई बीमारी हो तो आपको उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बिल्कुल उसकी हमें मीनिंग बता दी है कि डिटैचमेंट क्या है। जैसे कि पर्दा जो है वो एक वही जहाँ पे पूरा हमारा शेडो पूरा नजर आता है, जहाँ से नजर बनती है वहां से, तो वो है। इसमें मैं वजूहात जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी जो वजूहात हैं। नॉर्मली एक रेटिनल अटैचमेंट को 3 टाइप्स के अंदर दिया जाता है। हम मोस्ट कॉमन की बात करेंगे जिसको एक कहते हैं रेगमेटोजिनस ट्रैक्शनल, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज नॉर्मली जैसे रेगमेटोजिनस में या ट्रैक्शनल में सबसे पहले तो चीज होगी कि आपकी आंख के अंदर मायोपिया, जिसको एक कॉज कहते हैं, ट्रोमा, कोई चोट लगना, कोई सिस्टेमिक डिजीज, मायोपिया ये कि ये दूर की नजर जिनका माइनस नंबर है, और जितना नंबर माइनस होता है उतना ज्यादा खतरा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। कोई चोट लगना, किसी बीमारी जैसे शुगर वगैरह इस तरह की वजह से जो एडवांस स्टेजेस में जाके वो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कर सकती हैं। अच्छा। सर्जरी कराना, पहले कोई सर्जरी यानी आपने जैसे कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह, वो सारी आपकी इंक्रीज कर देते हैं रिस्क डिटैचमेंट के। अच्छा जी। कैटरेक्ट में भी ऐसा हो सकता है? कैटरेक्ट की वजह से अगर आपको मायोपिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वजह से भी आप रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। कैटरेक्ट यानी सफेद मोतिया, जिसकी सर्जरी बड़ी सिंपल है, बट आप ये बताना जरूरी है, ये नहीं कि आप सर्जरी ना कराएं और इस तरह, क्योंकि सर्जरी कराना भी जरूरी है, बट ये कि आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन वगैरह कराना जरूरी है। डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि कैटरेक्ट का बहुत सर्जरी इजी है, लेजर से कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, और फिर जो लेंस हैं वो भी इंसर्ट कर देते हैं। पहले तो ज्यादातर अब यही है कि जी। तो इसमें फिर जो अगर किसी का जैसे आपने कहा मायोपिया यानी नजर माइनस में है, नजर अगर ज्यादा कमजोर है तो उसमें रिस्क ज्यादा है जी। जिसके अंदर माइनस जैसे अब लगा लेंगे एक 3, 4 एक जैसे है, उसका रिस्क -6, 7, 8 या 10 से कम है। तो जैसे आप माइनस ज्यादा होते जाएंगे, जैसे 6+ यानी 6 से ऊपर चलते हैं, -7, -8 इस तरह, उस तरह आपका रिस्क और ज्यादा हो जाता है। क्योंकि होता क्या आपकी जो पर्दा है जैसे जैसे आप माइनस जाते रहते हैं वो और
पतला होता जाता है, इस तरह कह लें उसको। अच्छा, सो जैसे जैसे आप पतला होता रहता है, क्योंकि जब सर्जरी कर रहे हैं आप पर्दे के ऊपर थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं, क्योंकि पर्दे जो आपका लेंस है उसके पीछे जेल होती है जो कि पर्दे से अटैच होती है। तो आप इसको इसी तरह समझ लें कि कोई कपड़े को जोर से हम खींची जा रहे हैं, वो कपड़ा जितना पतला होगा उसके फटने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो होता क्या है, क्योंकि सर्जरी की वजह से अगेन आप लेंस को, क्योंकि इवन यानी परफेक्ट सर्जरी के अंदर भी अब लेंस को जब चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ इंड्यूस हो ही जाता है प्रेशर विट्रियस जेल के ऊपर। अच्छा। जो कि इनडायरेक्टली प्रेशर रेटिना के ऊपर डालती है, जिसकी वजह से छोटा सा कोई होल बन गया, जो इस तरह की कोई चीज होगी, जो कि अगर आप चेकअप नहीं कराते तो वो होल की वजह से डिटैचमेंट हो जाएगी, जिसको हम रेगमेटोजीनस कहते हैं। रेगमा का मतलब होता है होल होना, सुराख होना। जो सुराख की वजह से एक कपड़े की फिर वही मिसाल ले लें कि सुराख की वजह से पानी जो है नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पर्दा अपनी जगह से फट जाता है, यानी हिल जाता है यानी। सो इस वजह से वो जो सुराख है, जो होल है, उसको बंद करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी। इस वजह से चेकअप कराना, या आपको वो जो सिम्टम्स हैं जो सुराख के होते हैं वो अगर पहले आप पहुंच जाएं तो उस पर डिटैचमेंट बचाई जा सकती है। ठीक है। तो इसमें जैसे डिटैचमेंट है, जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ जो वजूहात हैं वो हो सकती हैं, तो इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि हमें पता ही ना चले और हमारे जो है वो डिटैचमेंट जो है जो पीछे उस पर प्रेशर इतना मोस्टली ऐसे ही होता है। मोस्टली होता है ऐसे कि क्योंकि लोग शायद कह लें कि इग्नोर करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सिम्टम्स बड़े माइन्यूट से होते हैं। माइन्यूट से फ्लोटर्स, जैसे आपको मक्खी सी नजर आ रही है या आपको कोई इस तरह का छोटा सा सुराख नजर आ, लोग कहते हैं शायद 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आ रही है, वैसे कुछ हो रहा है, या तवज्जो नहीं देते। और कभी कभार वो सेंट्रल विजन में नहीं होता, पेरिफेरल विजन में होता है, किसी खास एक साइड पे होता है। सो इस तरह की चीजें शायद इग्नोर कर दी जाती हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाता है, शायद किसी वजह से। सो उसकी वजह से डेफिनेटली यानी कि उसकी वजह से डिले हो जाता है कि अब तक वो जो है वो डिटैचमेंट तक पहुंच जाती। अगेन ये रेगमेटोजीनस है, ट्रैक्शनल में भी सेम चीज, शुगर की वजह से जब असर होना शुरू हुआ, क्योंकि उसको पहले नहीं रोका गया, शुगर कंट्रोल नहीं की गई, जिसकी वजह से वो आहिस्ता 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 इस नौबत पे आ गई, इस हद तक आ गई कि आपकी डिटैचमेंट हो गई। क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब आप एंड स्टेज पे आ गए किसी भी रेटिना तब तक डिटैच नहीं होता जब तक कि पहले उस पर कोई असर या इस तरह की चीज ना हो। सेम चीज चोट की है, कोई चोट लग गई, सर्जरी के अंदर दोबारा चेकअप नहीं कराया गया, इस तरह की चीजें को, ये सारी चीजें, इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें, फैमिली हिस्ट्री है आपकी डिटैचमेंट की, ये सारी चीजें जो है वो उसको यानी एक तरह का प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फ्लाई कुछ इस तरह से जो स्पॉट्स फ्लोटर्स हैं वो नजर आते हैं, तो इसमें कैटरेक्ट में भी तो इसी तरह से नजर आ रहे होते हैं। कैटरेक्ट जो है वो नॉर्मली होता क्या है कि जब आपके जो, क्योंकि एक कैटरेक्ट को आप समझे एक शीशे की मानद, तो आपका नॉर्मली पूरा काला हो जाता है या पार्शली हो जाता है, वो 1 या 2 जगह पे नहीं होता। कैटरेक्ट और रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि जब रेटिना डिटैचमेंट यानी रेटिना की कोई चीज हो, जब आप लेफ्ट देखेंगे राइट देखेंगे वो चेंज होती है। जो कैटरेक्ट की चीज है आप चाहे लेफ्ट देखें चाहे सेंटर में देखें वो सेम रहती है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलता नहीं। जो रेटिना की जेल होती है जिसे विट्रियस कहा जाता है वो नॉर्मली मूव करती रहती है, जिसकी वजह से वो जैसे वो जो फ्लोटर है वो जब ऊपर चला गया ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा नीचे, लेंस अपनी जगह से नॉर्मल यानी हिलता नहीं, वो उसी कांस्टेंट पोजीशन के अंदर रहता है। ठीक, क्योंकि अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो भी आम भी अफराद शिकायत कर रहे होते हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं तो वो वही फ्लोटर की मक्खी जो है वो डेफिनेटली वो पीवीडी उसे कहा जाता है, यानी जो है विट्रियस डिटैचमेंट होगी, पार्शियल विट्रियस डिटैचमेंट। उसके अंदर होता क्या, पोस्टीरियर विट्रियस जो है डिटैचमेंट हो जाती है, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। उसके अंदर जो है विट्रियस अपनी रेटिना से डिटैच होगी। नॉर्मली रेटिना से विट्रियस अटैच होता है, यानी उसके साथ लगा होता है। सो होता है कि जेल है आप लगा ले, रेटिना की जेल है, ठीक है, उसके अंदर जेल होती है जो आंख को कह लें कि मेन बल्क बनाती है, आपकी जो आंख बनी हुई है उसकी वजह से बनी हुई है। सो विट्रियस नॉर्मली पानी की तरह होती है, जैसे कि हमारा कॉर्निया है, जैसे कॉर्निया पानी, वो पानी की तरह होती है, बिल्कुल फ्लूइड की तरह होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है आपकी, तो उम्र बढ़ने की वजह से होता क्या, विट्रियस जेल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते, एजिंग की वजह से, शुगर की वजह से, चोट लगने की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से आपकी विट्रियस जेल जो है उसमें चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और जब सॉलिड होना थोड़ी सी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर ये छोटे छोटे से जो आपको धब्बे से नजर आ रहे हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। वो कभी कभार अपनी जगह से यानी डिटैच हो जाते हैं उससे रेटिना से, और कभी कभार डिटैच नहीं होते लेकिन वो आपको सॉलिड चीज जो है नजर आती, क्योंकि जब तक विट्रियस पानी की तरह होती है तब तक आपको नजर नहीं आता कुछ, क्योंकि वो शफाफ होती है।
ठीक ठीक। तो इसकी जैसे आपने कहा कि अलग अलग जैसे कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की वजह से इसकी टाइप्स होती हैं या? बिल्कुल। सो रेगमेटोजीनस के अंदर नॉर्मली जैसे मैंने आपको कहा कि सुराख होता है, ठीक है, इसके उसको रेगमा यानी जिसका मतलब सुराख होता है, रेगमेटोजीनस डिटैचमेंट। ये थोड़ी वो टर्म ऐसी है मेडिकल, तो इसका नाम जैसे डिटेल में तो बता दिया कि उसमें सुराख हो जाता है नॉर्मली मायोपिक पेशेंट्स के अंदर, यानी जो माइनस नंबर और यंगर पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली ये होती है रेगमेटोजीनस। दूसरी टाइप होती है ट्रैक्शनल। ट्रैक्शनल जैसे मैंने आपको कहा उसके अंदर होता क्या, मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं जिसकी वजह से खिंचाव हो जाता है आपके पर्दे पे। और ये ज्यादातर उसमें जैसे क्रोनिक डिजीज जैसे आपने कहा कि शुगर है या ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीजों में नॉर्मली ट्रैक्शनल डिटैचमेंट होती है। कभी कभार दोनों मिक्स भी आती है, यानी ट्रैक्शन की वजह से आपकी वो मेम्ब्रेन की वजह से सुराख हो जाता है खिंचाव की वजह से। ठीक है। फिर तीसरी टाइप है एक्सुडेटिव जिसे कहते हैं, वो नॉर्मली इन्फ्लेमेशन और नॉर्मली इतनी कॉमन टाइप नहीं है। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप और मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा सीरियस जिसे लेना चाहिए और जो कि यानी जितनी जल्दी ट्रीट किया जाए वो रेगमेटोजीनस है। एक तो वो यंगर पेशेंट्स के अंदर होती है और ये कि वो अगर पहले आया जाए जल्द से जल्द इमरजेंसी या डॉक्टर के पास पहुंचा जाए तो लेजर करके डिटैचमेंट को बचाया जा सके, रेटिना लेजर करके। डॉक्टर साहब इसमें उसकी जो उसके सिम्टम्स हैं, जो अलामतें हैं, वो जरूर बताइए हमें। जैसे आपने कहा यंग पेशेंट है, वो आया है और किस तरह से क्या फील करेगा? सबसे पहले जो अलामत हमने डिस्कस कर ली फ्लोटर्स, ठीक है, फ्लोटर्स सबसे कॉमन हो गई। मगर ये कितनी देर के बाद ये जो सिम्टम्स हैं आते हैं? नॉर्मली जैसे ही आपका होल हो गया आपको फ्लोटर नजर आना शुरू, यानी फ्लोटर्स होल से पहले आते हैं। ठीक है। अगेन आपका फ्लोटर फॉर एग्जांपल एक नजर आ रहा है और कई सालों से हुई फ्लोटर है और आपने चेकअप कराया था और वो फ्लोटर इंक्रीज नहीं हो रहा, ये डिफरेंट है कि आपको आज कोई डिफरेंट फ्लोटर्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पहले एक धब्बा नजर आता था, आज वो धब्बे 2, 4, 6, 10 इसमें हो गए। सो अगर फ्लोटर्स पहले थे और इंक्रीज हो गए, ये एक और निशानी चेकअप कराने की। जरूरी नहीं है वो डिटैचमेंट हो, जरूरी नहीं है होल हो, लेकिन चेकअप जरूर कराना चाहिए कि होल हो सकता है। दूसरी चीज फ्लैशेस ऑफ लाइट, जैसी विट्रियस जेल रेटिना के ऊपर खिंचाव डालती है तो फ्लैश होता है, जैसे बिजली चमक रही है। वो जो है एक दूसरी निशानी इसकी यानी होल बनने की। तीसरी चीज ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी आपकी नजर कमजोर हो गई। अगर डिटैचमेंट हो गई है तो आपकी नजर ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली, स्पेशली अगर आपका मैकुला डिटैच हो गया, ठीक है। डिटैचमेंट कभी कभार क्या होती है, साइडों से शुरू होती है और सेंटर तक नहीं पहुंची होती तो पेशेंट पहुंच जाता है। सो उसके अंदर चांसेस नजर वापस आने के ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका सेंटर अभी तक अटैच होता है। अगर उसमें डिले कर दिया जाए और मैकुला भी यानी सेंटर जो है रेटिना का डिटैच हो जाए, सो नजर और ज्यादा इफेक्ट हो जाती है और यानी दोबारा अटैच होने के बाद भी रेटिना को सही करने के बाद भी नजर वापस आने के चांसेस यानी 100% नहीं रहते, इस तरह कहेंगे। तीसरी चीज उसके अंदर ब्लडिंग विजन, कर्टन फॉलिंग उसे कहते हैं, यानी पर्दे का गिरना। आपको ऐसे लगता है एक साइड की आपकी जहाँ होल है या जहाँ डिटैचमेंट है उधर जो है ना ऐसे कुछ गिर रहा है आपके सामने, ऐसे पर्दा गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको नजर आए। उस साइड पे नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लैक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी आप लेफ्ट देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड पे वो साइड जब भी देखेंगे आपको ब्लैक नजर आएगा, आप उस साइड पे कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे और आपको बिल्कुल काला नजर आएगा उस साइड। ये एक उसकी यानी काफी यानी कहने के सीरियस अलामत है जो कि डेफिनेटली अलामत होती है डिटैचमेंट की। डॉक्टर साहब आपने जैसे कॉजेज में बताया कि फैमिली हिस्ट्री भी है रेटिनल डिटैचमेंट की, तो वो क्या किस तरह से? यानी अगर आपके वालिदैन या किसी को या भाई या बहन को, क्योंकि मायोपिया नॉर्मली फैमिली में अगर आपकी फैमिली में मायोपिया है, यानी हमारे पास पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके सारे भाइयों के सारों के अंदर डिटैचमेंट है और सारों के अंदर यानी इस तरह। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक किसी को हो गया फैमिली मेंबर को, सो बाकियों को भी चेकअप कराना चाहिए क्योंकि लेजर करके, क्योंकि कभी कभार क्या होता है रेटिनल डीजेनरेशन होती है हाई मायोपिया की वजह से, यानी माइनस नंबर ज्यादा होने की वजह आपकी जो साइड्स होती हैं वो कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से वो सुराख बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो फिर वही बात कि वो जो सुराख बनने से पहले की है उसको एक तो लेजर करके बचाया जा सकता और ये कि प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे अगेन अगर आपके भाई को हो गया या आपके किसी फैमिली मेंबर को, क्लोज फैमिली, जैसे हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग है, मतलब उससे पहले स्क्रीनिंग बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। और ये स्क्रीनिंग यानी वही मस्ट है, स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा कि हाई मायोपिक फैमिलीज होती हैं, यानी सारों का नंबर -11, -15, -20 ऐसी। और कभी कभार सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे स्टिकलर सिंड्रोम है जिसके अंदर नंबर बहुत ज्यादा होता है, होमोसिस्टीन यूरिया है, इस तरह के अंदर आपका मायोपिया ज्यादा होता है या आपका रेटिना कमजोर होता है। उस
सिंड्रोम अगर है आप फैमिली के अंदर सो फिर वही चेकअप कराना चाहिए उसको। तो ये जैसे आपने ये सिंड्रोम की बात की, तो क्या ये बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जैसे जो ग्लासेस है उसमें ज्यादातर प्लस होता है, लेकिन हमारे पास यानी छोटे बच्चों से मुराद इवन 4 साल 5 साल के बच्चों में भी मायोपिया की वजह से डिटैचमेंट, यानी 7 साल 8 साल, क्योंकि मायोपिया जिस तरह इंक्रीज होता रहता है बच्चों में चांस कम होता है क्योंकि उनकी जेल लिक्विफाइड होती है काफी ज्यादा, तो चांसेस बच्चों में कम होते हैं डिटैचमेंट होने के, इसलिए उनका रेगुलर चेकअप इतना ज्यादा नहीं किया जाता, लेकिन ये कि चांसेस होते हैं, लेकिन जिस तरह एज बढ़ती रहती है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, ये लिस्टनर्स आज हम बात कर रहे हैं कि रेटिना जो कि जहाँ पर पूरा फोकस होता है हम देख सकते हैं, उसमें अगर जैसे मुख्तलिफ जो वजूहात हैं उनकी वजह से कुछ वो पर्दा जो है फट जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आम हम अपने लिसनर्स को उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जैसे आप हमें बता रहे हैं। तो आप कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर आइए, हमें ज्वाइन कीजिए 66622107, तो आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जी, तो एक होगी सिम्टम जैसे हम, दूसरी चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट जो ये पेनलेस होती है, पेनलेस। सो इसके अंदर यही मेरा था कि जैसे आमतौर पर अगर दर्द हो फिर हम एकदम से बिल्कुल जरा अलर्ट हो जाते हैं कि दर्द है, तो ये क्या है, इस वजह से शायद पेशेंट लेट पेशेंट को दर्द नहीं होती, तो इस वजह से शायद। फिर अगर टीयर भी आ रहा है तो फिर भी दर्द नहीं है, क्या वहाँ पे सेंसिटिविटी कम होती है नर्व्स? रेटिना नॉर्मली रेटिना की इवन दूसरी बीमारी भी जब तक आइरिस और इस तरह की चीज नहीं इन्वॉल्व होती उसके अंदर दर्द नहीं होती, रेटिना के अंदर पेन सेंसर्स वैसे नहीं होते। तो इस वजह से होता क्या है कि इवन फट गया, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के भी, सो उसकी वजह से उसके अंदर आपको दर्द नहीं होती नॉर्मल। तो इस वजह से ये नॉर्मली निशानी होती है कि रेटिना का कुछ है, क्योंकि पेन नहीं है कोई चीज, अनटिल के आपको डायबिटिक केसेस के अंदर, एडवांस डायबिटिक केसेस के अंदर आपका प्रेशर भी यानी आई का प्रेशर भी हाई हो गया साथ, इस तरह के उसके अंदर या उसके अंदर दर्द हो सकती है। यहाँ कोई इन्फेक्शन हो गई, पूरी लेयर्स की इन्फेक्शन है, सिर्फ रेटिना की इन्फेक्शन नहीं है। सो अगेन रेटिना अकेला जो है उसके अंदर दर्द नहीं होती, अगर सिर्फ रेटिना के सिम्टम्स में रेटिना की कोई पैथोलॉजी है। अच्छा, ठीक। इसमें आपने डॉक्टर साहब इन्फेक्शंस का बताया, तो इन्फेक्शंस की वजह से भी बिल्कुल इन्फेक्शन यानी रेटिना की रेटिनाइटिस यानी इस तरह की चीजें कुछ भी, मगर पहले जैसे इन्फेक्शन है तो आंखों को जो नजर आ रहा होता है तो वही सेम उसी तरह बिल्कुल उसी तरह देखिए, इन्फ्लेमेशन हो गई, रेडनेस हो गई या डिस्चार्ज हो गया। नॉर्मली रेडनेस इन्फेक्शन के अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर नॉर्मली कंबाइन होती है। बैक पे चला गया वो तो सामने या इस पर नॉर्मली नहीं आता, इसी कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली इन्फेक्शन के अंदर या इन्फ्लेमेशन में ये एक चीज होती है कि मल्टीपल लेयर्स अफेक्टेड हो जाती है, अकेला रेटिना अफेक्टेड हमेशा नहीं होता, इस वजह से वो शायद जल्दी पता लग जाती। लेकिन ये कि रेटिना के अंदर जैसे टीबी रेटिनाइटिस और टीबी के अंदर कभी बार सिर्फ रेटिना अफेक्टेड होता है, सो उसके अंदर जब एडवांस स्टेज पे चला जाता है तो खून आना, जैसे विट्रियस हेमरेज हो गया, इस तरह की चीजें, वो खून की वजह से भी डिटैचमेंट कभी कभार हो जाती है, क्योंकि वो चेंजेस आ गई। आप रेटिना के ऊपर जिस चीज की वजह से भी खिंचाव पैदा कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकली हो, चाहे वो इन्फेक्शन के थ्रू हो, चाहे वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो, वो टीयर बनाने का है, क्योंकि रेटिना बड़ा ही माइक्रोन्स के अंदर काफी थिन टिश्यू है, तो इस वजह से जो है वो उसको कभी भी फटने का चांस होता है सेंटर से, साइड से, सो इस वजह से उसका इलाज यानी इस तरह की चीजों में जरूरी है कि जल्दी किया जाए। ठीक डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगी शुगर की, जैसे कि किस तरह से जैसे रेटिनल डिटैचमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे हाई नंबर में आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा मसला है, प्रॉब्लम है, तो मकसद ये कि चेकअप करवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे आपने कहा कि कोई दर्द नहीं है, वैसे अलामतें भी इतनी नज़र नहीं आ रही होती, तो हम फिर उसे इग्नोर कर देते हैं, आपको तो पता है क्या होता है उसमें? वैसे भी हम शुगर को मेरे ख्याल से यानी बेहतर होता जा रहा है, लेकिन ये कि इग्नोर फिर भी ज्यादा ही करते हैं, यानी क्योंकि बज़ाहिर इतनी कोई अलामतें नजर नहीं आ रही ऐसी चीज। और चेकअप कराना, जैसे आजकल कह लें कि आप जैसे कोविड के अंदर एक बड़ा मुश्किल हुआ था, डॉक्टर्स भी टेलीफोनिक कंसल्टेशंस पे थे, पेशेंट भी नहीं आना चाह रहा था, सो इस तरह के मौकों पे शायद एक तो अनकंट्रोल हो जाती है और वो के एहतियात भी कम हो जाती है, अपनी तरफ से भी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ऊपर से रमजान और ईद और इस तरह के कह लें कि हम बहाने बनाते हैं। जी ये तो है, बहाने तो हर चीज में डॉक्टर साहब, वॉक करनी है तो बहाने, कुछ और काम है, टेस्ट करने हैं तो बहाने, और ब्लड टेस्ट है तो अच्छा कोई बात नहीं फिर चले जाएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट होगी तो, मतलब इस तरह की सभी ऐसे करते हैं। किसी को नहीं थी, ऐसे आप देख लेना शुगर के किसी एक फैमिली मेंबर को हो भी गया, सो उससे भी नहीं सीखा जाता कि नहीं, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स
हैं। सो शुगर की वजह से जैसे आपको पता है कि रेगुलर चेकअप होता है रेटिना का, क्योंकि शुगर जैसे किडनीज को, हार्ट को, सारी चीजों को अफेक्ट करती है, ऐसी रेटिना को भी अफेक्ट करती है। स्पेशली रेटिना की वेसल्स जो होती हैं वो माइक्रो वेसल्स होती हैं, यानी सबसे छोटी वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर अफेक्ट होने का चांस काफी ज्यादा होता है। सो जब शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एडवांस कहने हैं उसके बाद। सो जो वो एडवांस स्टेजेस पे पहुंच जाती है, सो एक तो आपकी जो रेटिनल वेसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेटिना के अंदर एक मेम्ब्रेन सी बनना शुरू हो जाती। कह लें कि वो जो मेम्ब्रेन है वो उसका हिस्सा नहीं होती, एक टिश्यू थिक होना शुरू हो जाता। और जब टिश्यू थिक होना शुरू हो जाता है, वो रेटिना के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। जब वो प्रेशर डालता है तो वैसे ही होता है, वो पहले तो प्रेशर जो थोड़ा रहता है, फिर विट्रियस के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो रेटिना से विट्रियस पे जाते जाते वो खिंचाव जो है ऊपर जा ही जाता है, और वो खिंचाव उसको जो है अपनी तरफ से डिटैच कर देते, कभी कभार होल के साथ, कभी कभार होल के बगैर। क्योंकि डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो रेगमेटोजेनस से और भी ज्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करना, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, ये इनको निकालना, इनको सही करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि सिर्फ एक तो आपकी डैमेज ऑलरेडी हो गया होता है, और जो आपका माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे डैमेज होता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो इस वजह से वो मेम्ब्रेन्स को निकालना, उसके बाद उस लेवल को करना, यानी वापस करना, वो काफी, एक तो कहूंगा कि नामुमकिन सा टास्क है। बट आपका मेन मकसद ये होता है कि आप जितनी नजर प्रिजर्व कर सके, जितनी नजर बचा सके, वो बचाना है। लेकिन ये कि उस तक नौबत ना आने के लिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। कि आप ना रेगुलर चेकअप सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ नहीं, यानी सारी चीजों के लिए। यार तकरीबन 6 मंथ्स पे होता है, या अगर आइज बिल्कुल ठीक है तो फिर 1 ईयर, 1 साल का भी नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन, जैसे नो डायबिटिक अगर कोई चेंजेस नहीं तो 1 साल, अगर हो तो 8 मंथ्स, माइल्ड पे, मॉडरेट पे 6 और सीवियर पे 4 है। ठीक है, ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के। तो इसमें जो आई साइट है, कुछ अफराद ऐसे भी कंप्लेन करते नजर आते हैं डॉक्टर साहब के वो कम हो रही है, नजर जो है वो कमजोर हो रही है, तो वो भी इसी वजह से? नहीं, देखें, एक वजह हो सकती है इसकी वजह से। देखिए, शुगर की वजह से सिर्फ रेटिना नहीं, कैटरेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, फिर ग्लूकोमा भी इंक्रीज हो जाता है, आपकी दूसरी चीजें भी यानी ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जैसे आयरस के अंदर चीजें हो जाती हैं, यानी इस तरह की चीजें, आपको सारी चीजें प्रोग्रेस कर जाती है नजर। अब अगर आपकी शुगर लेवल हाई है तो आपको ऑटोमेटिकली नजर कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है लेंस का, यानी लेंस के अंदर जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी नजर उस टाइम कमजोर हो जाएगी। वो शुगर की वजह से है, लेकिन वो इस वजह से कि आपकी शुगर हाई है। ठीक है, तो अगर शुगर जो है उसको कंट्रोल हो तो वो कुछ जो नजर ऐसे धुंधला आ रहा होता है वो क्लियर हो सकता है, अगर वो लेंस में शुगर हाई होने की वजह से है। जी, लेकिन ये कि अगर आपको जैसे डायबिटिक मैकुलर एडीमा एक बहुत बड़ा और कॉमन सिम्टम है, मैं कहूंगा इधर रेटिना के अंदर। सो मैकुलर एडीमा शुगर की वजह से होता है। मैकुलर एडीमा के अंदर आंख के सेंटर में सोजन हो जाता है, एडीमा हो जाता है, यानी एडीमा हो जाता है। मैकुला के अंदर एडीमा इस वजह से होता है क्योंकि आपके ब्लड वेसल जो लीक करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सो उसकी वजह से आपको जो है जब लीकिंग हो जाती है तो एडीमा हो जाता है। एडीमा का फिर इलाज, आजकल जो नया इलाज है वो इंजेक्शन से है। ठीक है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं आंख के अंदर, जिसकी वजह से वो स्पेशल दवाई है जो आंख के अंदर डाली जाती है, क्योंकि ड्रॉप्स जो है वो रेटिना तक नहीं पहुंच सकते। बट बात वही है, जब तक आप रूट कॉज को सही नहीं करेंगे तब तक आप जितने मर्जी इंजेक्शन लगाएं, जो मर्जी करें, आंख का इलाज कराएं, लेकिन तब तक नहीं ठीक होगी जब तक आप उसको डायबिटीज और उसको जो कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक जी डॉक्टर साहब, इस पे भी हम और आगे बात करेंगे, मगर एक हमारे साथ लिसनर हैं और उनके काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो टैक्सी चला रहे हैं तो इसलिए टाइम भी मोबाइल पे ज्यादा यूज करते हैं, हो रहा है उनका। सलाम कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि उनकी नजदीक की जो करीब की जो नजर है वो कमजोर है और 1 फुट के पास मोबाइल का मैसेज पढ़ सकते हैं लेकिन साफ नजर नहीं आता। 2 फुट के फासले पर अच्छी तरह नजर आता है, ये तो और मुझे पूछे मुझे क्या करना चाहिए। उनकी उम्र है 41 ईयर्स, 41 साल। नॉर्मली 40 के बाद जो है प्रेस बायोपिया हो जाता है, स्पेशली आजकल एक्चुअली कभी कभार ज्यादा जल्दी भी हो जाता है क्योंकि मोबाइल्स वगैरह और सारी चीजें यूज करने के, कह रहे हैं कि मोबाइल जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगेन उसका हल आसान है, आपको ग्लासेस जो है उसके लिए लगाने पड़ते हैं, यानी प्रेस बायोपिया के लिए, क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो लेंस का जो फोकस पावर वो कम हो जाती है। वो नॉर्मली
नहीं रहती जैसे पहले थी। सो आपको उसके लिए ग्लासेस पहनने चाहिए जो कि नजदीक के ग्लासेस होते हैं। अगर आप दूर के ग्लासेस ऑलरेडी पहनते हैं तो ऑलरेडी यानी दोनों बना भी सकते हैं। और कभी कभार जो मायोपिक होते हैं वो इस एडवांटेज में होते हैं कि उनको कभी कभार प्रेस मायोपिया की ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस ग्लासेस उतारें तो उनको नजर नजदीक की नजर बेहतर हो जाती। बट जो बंदे ग्लासेस वैसे नहीं पहनते सो उनको जो है वो नजदीक के ग्लासेस जो है ना, स्पेशली मोबाइल वगैरह और इस तरह की चीजें छोटे हर्फ पढ़ने के लिए नजदीक पे वो ग्लासेस पहन। हल उसका आसान ही यानी सिर्फ ग्लासेस ही है और कुछ नहीं। उसके अंदर बस ये होता है कि ग्लासेस आपको सिर्फ नजदीक के लिए पहनने, दूर के लिए पहनने की जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। जब दूर की नजर ठीक है तो फिर तो जाहिर है नॉर्मली वो प्रेस मायोपिया नजदीक के लिए होता है। नजदीक के लिए ही होता है। वैसे जैसे आमतौर पर जैसे ये ख्याल किया जाता है जैसे 40 से अबव होंगे तो जो नजदीक की नजर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पावर कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो फोकस है, जैसे कैमरे का भी नहीं फोकस करते होते थे हम, तो सेम चीज है। बिल्कुल वो फोकस जो है ना वो कर नहीं रहता है, वो नहीं रहता। तो इनके लिए बस यही है कि ये ग्लासेस उसके लिए इजी यानी किसी भी शॉप पे यानी जाके बने बनाए होते हैं आपकी, जो क्योंकि हर एक का रीडिंग डिस्टेंस डिफरेंट होता है, हर एक का पढ़ने के लेवल वो डिफरेंट, कोई छोटे फोन्ट्स होते वो पढ़ने के लिए आप डिफरेंट देख सकते हैं, जो आपको आइडियल लगे वो ग्लासेस आप पहन सकते हैं उसके अंदर। यानी वो यानी अपने फॉन्ट वगैरह भी अगर आपने इंक्रीज करने जिस लेवल पे आप सेटिस्फाइड हैं और आपको कंफर्टेबल हैं उस पे आप पहन सकते हैं। सही। उसका ट्रीटमेंट ग्लासेस ही है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हम थोड़ी सी और आप उस पर बात करेंगे कि उसकी वजूहात की ही, तो क्या जो लेंसेज यूज किए जाते हैं उसमें भी ये रिस्क है एक कि वो कॉर्नियल रिस्क है? नॉर्मली लेंसेज जो इंट्राओकुलर जो कैटरेक्ट के बाद यूज करते हैं, आजकल जो लेंसेज है वो काफी मॉडर्न आते हैं, उसके अंदर मल्टीफोकल और इस तरह के। उसके कैटरेक्ट के नहीं, जो आम कॉन्टेक्ट लेंसेज नॉर्मली रेटिना के ऊपर नहीं अफेक्ट करता, कॉर्निया के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से काफी हमारी ज्यादा हो जाती है। लेकिन नॉर्मली कॉन्टेक्ट लेंस बात वही आ गई, फिर मायोपिया की तरफ चली जाएगी, क्योंकि मायोपिया अगर आपको है, आप माइनस नंबर में, तो ऑलरेडी आप रिस्क फैक्टर पे जरूर है। सो अगर आप देखें कॉर्निया अगर आपका डैमेज हो गया सो रेटिना ऑटोमेटिकली आपका रेटिना देखना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी, यानी डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। कॉर्निया विंडो टू द आई है, सो एक पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए। सो एग्जामिनेशन के लिए कॉर्निया का ठीक होना बहुत जरूरी, सर्जरी के लिए भी कॉर्निया और लेंस का ठीक होना बहुत जरूरी। अगर आपके दोनों में से एक भी चीज खराब होगी सो एक तो यानी आपकी नजर पे, ट्रीटमेंट पे और मैनेजमेंट पे सब पे असर होगा। ठीक। इसलिए वैसे जब हम बात करते हैं उसकी लेंसेज की, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इससे सवाल भी पूछे होते हैं, क्या हमारी जो नजर है वो भी जा सकती है? और बिल्कुल ये हमने बड़ी डिटेल में बात भी की थी, बल्कि लास्ट टाइम जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो इसमें एक मैसेज भी था और कॉल भी की, उस पर बात करें तो आइंदा फिर किसी वक्त और भी, क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक जो लेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा, स्पेशली टीनेजर्स भी, इवन फैशन के तौर पे जो यूज हो सकते होते हैं, और ये कि शायद कभी कभार ज्यादा यूज होते हैं बगैर किसी वजह के। ओवर द काउंटर अब तो मिल जाते हैं वैसे लेंसेज, एहतियात जरूरी है। और ये कि समझना चाहिए कि हर चीज जो आप आंख के अंदर लगा रहे हैं और यहाँ यूज कर रहे हैं, इस तरह के उसका डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए यूज करने से पहले। इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बस लगाऊंगा कुछ नहीं होगा, और ये नहीं, एहतियात जरूरी है उसके अंदर, ख्याल जरूरी है। सही जी डॉक्टर साहब, इसमें जो चोट की वजह से जैसे, तो किस तरह की अगर चोट लगे तो हम चोट जैसे आप लगाने चाहिए, आप क्रिकेट बॉल लगाने लग गया आपका आंख, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल लग गया तो उसकी वजह से क्या होगा, अगेन जब आपको बॉल प्रेशर के साथ लगा तो आपकी आंख एकदम से यानी क्या नहीं प्रेस हो जाती है और फिर एकदम से वापस आती है। अच्छा। जिसकी वजह से जैसे आप बॉल का एग्जांपल ले लें, जब आप बॉल को प्रेस करेंगे और वापस लेके आएंगे तो वही चीज है, इतना ज्यादा जब ट्रॉमा होता है आंख के ऊपर, प्रेशर आएगा, स्पेशली जितना छोटा बॉल होता है उतना ज्यादा ट्रॉमा ज्यादा होता है। अच्छा। जितना बॉल आई बॉल के साइज का होता है। सो यानी क्रिकेट बॉल का ट्रॉमा यानी या गोल्फ बॉल इस तरह लगा लें, फुटबॉल से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो और ज्यादा जगह पे होता है। सो होता क्या है कि आंख जो है वो आगे से मोटी और पीछे से पतली होती जा रही है, यानी साइज इस तरह जा रहा है। सो जब आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, सो सबसे ज्यादा प्रेशर जो चलता है वो मैकुला के ऊपर या रेटिना के ऊपर पीछे जाता है। सो जब वो प्रेशर जो अब्सॉर्ब करता है वो पिछली लेयर करती, जिसकी वजह से होल होने के चांसेस या कोई चेंजेस होने के चांसेस, या खून हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारी चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
ठीक। जो ट्रॉमा में सबसे जरूरी चीज ये यानी होती है कि आपको जो है ट्रॉमा हुआ कैसे और कितनी देर, इवन चोट जैसे ब्लंट ट्रॉमा, आप गिर गए इस तरह की वजह से भी वो भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लगी है, तो उसके अंदर भी रेटिना फ्रैक्चर्स के अंदर इस तरह की चीज पे कोई चीज अगर चली गई अंदर, जैसे आजकल हमारे यहाँ जैसे ओपन ग्लोब इंजरीज काफी कॉमन है, यानी आंख के अंदर कोई कील लग गया, ग्लास लग गया, इस तरह की चीज लग गई, अगर वो ज्यादा डीप चली गई फिर फॉरेन बॉडी चली जाती है, जैसे आप कह रही थी, जैसे वो कील को हैमर करते हो यानी नेल को हैमर करते हो, क्योंकि नेल का पीस इतना छोटा होता है और जब आप उसको इतनी जोर से मारते हो छोटा सा पीस आपके आंख के अंदर चला जाता है, और अगर आपने एहतियात नहीं की, सेफ्टी ग्लासेस नहीं पहने, सो वो चली गई, तो जब वो आंख के अंदर चला जाता है सो वो सीधा आंख को लेयर को, क्योंकि इतनी वेलोसिटी से होता है और इतना उस यानी स्ट्रेट जा रहा होता है कि वो रेटिना तक पहुंच जाता है, सो उसके अंदर भी रेटिनल डिटैचमेंट का खतरा हो सकता है, क्योंकि वो कोई होल कर सकता है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, इसको फिर डायग्नोज कैसे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जब आप पहुंच गए तो उस विजन चेकिंग जी, हिस्ट्री के बाद विजन चेकिंग होगी। सबसे पहले विजन देखा जाता है दोनों आंखों का बराबर, क्योंकि वहाँ रेटिनल डिटैचमेंट में विजन 6/6 भी होता है क्योंकि आपका मैकुला ऑन होता है। दूसरी चीज आपको ऑफ कोर्स प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है, कॉर्निया वगैरह, उसके बाद डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी स्पेशल ड्रॉप्स डाले जाते हैं जिससे आपके प्यूपिल को डायलेट किया जाता है ताकि आपके रेटिना को हर तरफ से देखा जाए। डायलेटेशन का मकसद ये होता है कि आपके रेटिना के सिर्फ सेंटर को नहीं बल्कि साइडों तक देखा जाए, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि जो साइड में होल जो होते हैं वो हमेशा पेरिफ्री में होते हैं, क्योंकि पेरिफ्री ज्यादा थिन होती है सेंटर से, सो वो इम्पोर्टेंट है। डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है, यानी उसको फंडोस्कोपी कहा जाता है। जैसे आमतौर पे कहा जाता है या पेशेंट बताते हैं कि ड्रॉप्स डाल के तो फिर वो, तो उससे क्या आपको एक विजन ज्यादा हो जाती है, क्लियर नजर आता है। जी, कह लें कि आपकी जो पुतली है, जो प्यूपल है, वो डायलेट हो जाती है। सो होता क्या है कि नॉर्मली जो काफी छोटा आपको स्पेस ज्यादा मिल जाता है साइड पे देखने के लिए रेटिना। ऑफ कोर्स वो ड्रॉप्स के बाद जो है थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ घंटों के लिए, बट वो एग्जामिनेशन के लिए काफी जरूरी है। सो वो एग्जामिनेशन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, कभी कभार उसे हम कहते हैं स्क्लीरल डिप्रेशन। उसके अंदर रेटिना को, आंख को थोड़ा सा दबा के देखा जाता है कि कहीं हम कोई होल मिस ना कर दें। आजकल नॉर्मली लेंसेज काफी बेहतर हो गए हैं जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा पेरिफेरी में देख सकते हैं। तो डिप्रेशन वगैरह तब जरूरत पड़ती है जैसे ट्रॉमा केसेस में और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा और डिटैचमेंट है, क्योंकि डिटैचमेंट में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि होल किधर है और वजह क्या है डिटैचमेंट की, ये डायबिटिक है या होल हुआ है और किस वजह से हो। सो वो काफी ज्यादा जरूरी है उसको पिन पॉइंट करना, क्योंकि ट्रीटमेंट उस हिसाब से, सर्जरी उस हिसाब से होती है। ठीक है, जैसे आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं तो उन्हें उसके मुताबिक फोकस करना, उस पर फोकस करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही, अगेन सर्जरी, और आई विल से कि सबसे बड़ी सर्जरी है रेटिना आई सर्जरी के अंदर, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जरी के अंदर। एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगेन काफी ज्यादा जिद्दत है। 1920 से पहले रेटिनल डिटैचमेंट अनट्रीटेबल थी जी, बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट थी। 1940s के बाद इसके अंदर काफी ज्यादा ट्रीटमेंट आई, यानी काफी ज्यादा जिद्दत आई, इंस्ट्रूमेंट्स काफी बेहतर हैं, और मैं कहूँगा लेट यानी फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गई इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर एंड मशीनरी के अंदर। ट्रीटमेंट काफी यानी होगी है, लेकिन स्टिल क्योंकि आपको रेटिना तक जाना है, जो कि एक अगेन मैंने आपको कहा माइक्रोन टिश्यू है, बिल्कुल काफी थिन, तो आपको एक तो उसके अंदर जाके उसकी सर्जरी करनी होती है। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, सबसे बड़ी सर्जरी है आंख की, जिसके अंदर आके जाके आपको रेटिना को अटैच करना होता है दोबारा। अगेन आपको वो जो पानी चला गया नीचे जिस होल की वजह से उसको सिक्योर करना होता है, उसके बाद रेटिना को अटैच करना होता है। जो डायबिटीज के अंदर जैसे अगर मेम्ब्रेन्स वगैरह है उसको निकालना होता है, कभी कभार हमें लेंस भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम इसे मेजर सर्जरी कहें तो डेफिनेटली इज द मोस्ट मेजर सर्जरी। इमरजेंसी मेजर सर्जरी आई की यही है, यानी वन ऑफ द मेजर सर्जरी यही है। तो ये जो जैसे अगर टीयर है इमरजेंसी में है तो आप उसी वक्त फिर उसको ट्रीट करते हैं। अगर आपको सिर्फ टीयर है विदाउट डिटैचमेंट, उसको लेजर करते हैं सिक्योर करने के लिए। लेजर इस तरह आप कह लें कि किसी कपड़े को सी रहे हैं जिस तरह। सो होता क्या है कि वो लेजर, वो जो आपका सुराख है उसके इर्द गिर्द लेजर किया जाता है ताकि वो सिक्योर हो जाए। अगर सिक्योर लेजर का इफेक्ट होने में भी महीना लगता है टोटल, पर नॉर्मली वो सिक्योर कर देता है आपका, यानी नॉर्मली आप सिक्योर करने के बाद वो पूरे रेटिना में 360 डिग्रीज उसको सिक्योर करते। अगर आपकी एक आंख में रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है तो दूसरी आंख में रेटिनल डिटैचमेंट होने का जो है चांसेस
डबल हो जाते हैं, बल्कि उसके वजह यही क्योंकि एक आंख में ऑलरेडी होगी तो इसकी वजह से उस दूसरी आंख में भी सेम डिजेनरेशन है, सो सेम होल बन सकते। सो नॉर्मली यही कहा जाता है कि अगर आप यानी किया भी यही जाता है कि अगर आपको एक आंख में डिटैचमेंट होगी दूसरी आंख में लेजर कर दिया जाता है ताकि वो सिक्योर हो जाए। अच्छा ठीक। और अगर अब डिटैचमेंट नजर नहीं आ रही तब भी आप प्रिवेंटिव मेजर के लिए, क्योंकि एक आंख में हो गई ऑलरेडी। और अगर आपको जैसे लैटिस डिजेनरेशन एक चीज होती है जो नॉर्मली मायोपिक पेशेंट के अंदर होती है, कमजोरी होती है रेटिना की, उसको सिक्योर करने के लिए उसको लेजर कर दिया जाता है। लेजर 100% ट्रीटमेंट नहीं है बट एक प्रिवेंटेबल मेजर है जो यानी सिक्योर करने के लिए रेटिना को। ठीक ठीक। तो इसलिए उसे सेफ्टी के लिए, ताकि वो जो है आंख जो है वो डिटैच ना हो। ठीक जी डॉक्टर साहब, इसमें जो मुख्तलिफ जो हेलो मैसेजेस जो हैं वो आ तो रहे हैं मगर शायद कुछ प्रॉब्लम है, कॉल भी आज जरा नहीं है तो इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वो मुझे शो तो हो रहे हैं मगर मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रही, शायद कोई मसला है इसमें ना। तो अगर कोई यहाँ है तो हेल्प आउट कर सकते हैं क्योंकि मुझे ब्लिंक हो रहे हैं, अगर उसके साथ साथ उस पर नहीं, यहाँ ये है इसमें, ये हमारे साथ हैं रकबाल सिंह, अस्सलाम कह रहे हैं और पता नहीं क्या लिखना चाहे। बहरहाल अभी दोबारा कॉल आप कर सकते हैं, मैं ये भी नहीं आज आपको बता पा रही कि आप कॉल कर सकते क्योंकि नंबर्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे शायद कोई मसला है, हमें कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे। चलिए मैं ही अपने लिसनर्स की तरफ से ही आपसे सवाल पूछूंगी। जैसे आपने ऑपरेट कर दिया और जैसे कहा कि मेजर सर्जरी है, डिफरेंट टाइप्स के जो जिससे कॉजेज हैं उसके मुताबिक आप ट्रीट करते हैं। सर्जरी के अंदर फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है विट्रियस जेल को रिमूव किया जाता है, इसकी सर्जरी को कहा जाता है पार्स प्लानर विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी मतलब कि उसको रिमूव करके को निकाल दिए तो उसके बाद गैस और ऑयल डाली जाता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो तो एक क्या कहेंगे कि उसने प्रोटेक्शन दी होती है ना। बिल्कुल डेफिनेटली। और विट्रियस जेल को जब आपने, क्योंकि वो बल्क जैसे हमने पहले भी बात की, तो बल्क जो आपने रिप्लेस तो करना है किसी चीज से, जी नॉर्मली फ्लूइड उसको रिप्लेस कर देता है, लेकिन फ्लूइड रिप्लेस करने में टाइम लगता है। आपको जो होल है उसके ऊपर प्रेशर रखना होता है ताकि होल दोबारा फटे ना अपनी जगह से। जी। सो उसको सिक्योर करने के लिए उसको टेम्पोनाट कहा जाता है, यानी आंख पे प्रेशर, जैसे आपको जख्म हो गया आप उस पे जोर से दबा देते हैं, ऐसी आंख रेटिना को जोर से दबाने के लिए ऑयल या गैस डाली जाती है। अच्छा। सो गैस और ऑयल की डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा। गैस जो है वो आपको टाइम लगता है नजर आने में, नजर क्लियर होने में, एटलीस्ट कहूँगा तकरीबन 6 वीक्स to 8 वीक्स। बट गैस के लिए दूसरा ऑपरेशन है, गैस ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। ऑयल के अंदर ये होता है कि आपको थोड़ा सा नजर आता है नेक्स्ट डे, और ये लेकिन आपको दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है ऑयल निकालने के लिए। दोनों कब डाले जाते हैं? जब कि आपको इंडिकेशन हो, जो सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो या होल इंफीरियर हो, इस तरह की चीजों में ऑयल डालते। और नॉर्मल आजकल क्योंकि गैस की भी डिफरेंट कहेंगे टाइप्स है और परसेंटेजेस हैं, यानी कोई ज्यादा देर रहती है कोई कम रहती है, सो उस हिसाब से जो है उसको डाला जाता है। देखिए ये तो एक ऐसी चीज है जैसे गैस जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस कर दी या ऑयल जो है वो कर दिया डाल दिया, ठीक है, तो उसकी कोई एक टाइम लिमिट होती है कि गैस चली जाती है 6 वीक से, तो फिर क्या आप उसको दोबारा इंसर्ट करते हैं? फ्लूइड आ जाता है उसकी जगह, फ्लूइड आ जाता है आंख के अंदर, बट उसको आने में टाइम लगता है। और दूसरी चीज, फ्लूइड उतना प्रेशर नहीं डाल सकता जितनी गैस और ऑयल प्रेशर डाल आपको, क्योंकि जब तक लेजर का इफेक्ट और सर्जरी का इफेक्ट नहीं होता आपको उसको दबाना पड़ता है सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो वो जो आपका होल है दोबारा फट जाएगा और दोबारा से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी। जी ठीक। डॉक्टर साहब ये सवाल है, ये रकबाल सिंह हमारे साथ हैं, सलाम कह रहे हैं। और जी वालेकुम सलाम। कहते हैं उनकी बेटी है 12 साल की, तो उसकी जो आंख है वो खुद ही यानी अपने आप ही रेड हो जाती है और फिर ठीक भी हो जाती है, और ये प्रॉब्लम 3 साल से आ रही है बेटी की 12 साल की। नॉर्मली बच्चों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज एलर्जिक या वर्नल या इस तरह की चीजें नॉर्मली बॉयज में मोर कॉमन होती है, बट गर्ल्स के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज एलर्जी। कोई एस्थमा वगैरह साथ है, सांस की बीमारी है कि नहीं, कोई एलर्जी की कोई चीज, इस तरह
ड्राइनेस अगेन आजकल आपको पता है बच्चों का स्कूलिंग से लेके सारी चीजें भी कंप्यूटर्स एंड उस चीजों पे सो सबसे कॉमन चीज मैं कहूंगा ड्राइनेस दूसरी मोस्ट कॉमन चीज एलर्जी किसी वजह से एलर्जी है इस वजह से उसको पिन पॉइंट करना जरूरी है अगर कंप्यूटर्स या इस तरह की चीजें हैं काफी ज्यादा सो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हेल्प कर सकते हैं अगेन सिंपल से जाना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड की तरफ सो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स नॉर्मली हेल्प कर सकते हैं ग्लासेस कभी कभार अगर आपकी नजर कमजोर है सो क्योंकि स्ट्रेन होने की वजह से भी कभी कभार लाल हो जाती सो ग्लासेस चेक कराना भी एक हो सकती है वन ऑफ द रीजन के उस वजह से भी हो सकता है कि नजर कमजोर है और स्ट्रेन हो रहा है जिस वजह से काफी ज्यादा लाल रहती है बट आजकल एलर्जी वगैरह भी काफी कॉमन है स्पेशली उनका 3 साल से ऐसे हो रहा है तो बस कहते हैं एलर्जी हो सकती है ना जैसे मौसम चेंज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज है जी कोई साथ कोई बीमारी जैसे अस्थमा वगैरह हो गया ये तो नहीं है सीजनल जैसे बात होगी फिर उसकी वजह से कोई चीज तो नहीं सो ये सारी चीज लेकिन फिर भी ड्राइनेस मैं कहूंगा वो सारी चीजों के लिए एलर्जी के ड्रॉप्स होते हैं बट एक दफा चेक कराना अच्छी बात है क्योंकि एलर्जिक जो है वो कभी कभार कॉर्निया पे भी इफेक्ट करना शुरू हो जाती है अगर रिकरेंट है सो बेहतर है कि उसको चेक कराया जाए और पिन पॉइंट किया जाए ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके ठीक डॉक्टर साहब ये तो अब हम वापस आते हैं अपनी उसी पर ही कि सर्जरी हो गई तो उसका फॉलो अप जो है वो कितना देखिए नॉर्मली ऑफ कोर्स पहले दिन तो हम नॉर्मली आंख बंद कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट डे उसको ओपन करते हैं पैच को खोलने के बाद नॉर्मली एवरी वीक फिर यानी तकरीबन 2 हफ्ते उसके बाद फिर एवरी 2 वीक्स फिर 2 हफ्ते फिर इस तरह महीना जब तक आपकी गैस नहीं जाती बिल्कुल उसके बाद होता ही है कि जब आपकी गैस आहिस्ता आहिस्ता जा रही है 80-50% सारा कुछ और आप अब श्योर हो गए कि सिक्योर हो गया सब कुछ और कुछ नहीं और करना देन यू गो फॉर बट नॉर्मली यानी बाई वीकली यानी वीकली एंड जो है उसके बाद 2 हफ्ते के बाद इस तरह जो है चेक किया जाता है ठीक है तो जैसे आपने कहा गैस जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है वो लिक्विड जो है वो उसकी जगह रिप्लेस कर देता है तो खुद से ही जैसे आपने ऐसे किया विट्रियस जो है वो निकाल देना विट्रियस क्योंकि उसको वो विट्रियस की ही वजह से होल हो रहा है क्योंकि विट्रियस का खिंचाव है सो विट्रियस को जब तक आप वो खिंचाव को जब तक आप नहीं निकालेंगे जो कपड़े यानी जिस फिर वो एक साथ जो खिंचाव जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो होल सिक्योर नहीं होगा एक्चुअली मेन वजह यही होती है क्योंकि वो आपका रेटिना थिन है और वो उसको खींची जा रहा है तो जिसकी वजह से तो इसलिए आपको विट्रियस को निकालना ही पड़ेगा रेटिनल डिटैचमेंट को रिपेयर करने के लिए यानी उसको दोबारा से अटैच करने के लिए सही और इसमें फॉलो अप आपने बता दिया तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे आपने कहा कि ये मेजर सर्जरी है मेजर तो सर्जरी कॉम्प्लिकेशन तो डेफिनेटली होती हैं सबसे देखिए अगेन कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिकरेंस यानी दोबारा से डिटैचमेंट होना ठीक है अगेन रेट कम है आजकल कहूंगा 5 to 10% बट स्टिल चांसेस हैं अगर आप जितनी लेट आए हैं जितनी मेम्ब्रेन्स और जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी है उतने ज्यादा रिकरेंसेस के चांसेस ज्यादा हैं ठीक पहली चीज दूसरी चीज कैटरेक्ट अगर आपने लेंस उस टाइम नहीं निकाला सो कैटरेक्ट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसके अंदर कभी कभार प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है इस तरह की चीज यानी उसके अंदर आंख का प्रेशर गैस की वजह से इस तरह की वजह से वो हो जाता है तो उसमें फिर कुछ ग्लूकोमा के चांसेस ऑफ कोर्स डेफिनेटली तो उसके अंदर ड्रॉप्स वगैरह या फिर देखने की वजह जैसे अगर गैस की वजह से ज्यादा कभी कभार गैस को निकालना पड़ता है ऑयल की वजह से ज्यादा है तो ऑयल निकालना पड़ता है उसको ट्रीट करने के लिए तो ये आपको देखना पड़ता है कि वजह क्या है प्रेशर होने की वजह से ये तो आम जैसे किसी ने ऑपरेशन कराया है फॉलो अप ठीक जा रहा है तो उसको कौन सी ऐसी कोई अलामत हो तो फौरन जैसे जाना चाहिए चेकअप के लिए अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे आपको गैस डाली हुई है और आपको क्योंकि नजर नहीं आएगा उस टाइम एटलीस्ट 8 हफ्तों तक ठीक है तो इसलिए वो जरूरी है कि क्या कहते हैं आप अपने जो है उसको डॉक्टर को हर हफ्ते दिखाते रहें और जो है चेकअप कराते रहे क्योंकि आपको तब तक नहीं पता चले वो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको कि दोबारा डिटैचमेंट हो गई है कि नहीं अच्छा और दूसरी चीज इन्फेक्शन सबसे अगेन कहूंगा डेवास्टेटिंग है हार्ट सर्जरी के बाद इन्फेक्शन एंडोफ्थाल्माइटिस जो कि एक आंख के लिए काफी कहूंगा सीरियस थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर पहले तो इसकी कोई खास वजह होती है इन्फेक्शन की हार्ट सर्जरी की तरह उसके अंदर आंखों के अंदर भी वो वजह तो वही है यानी स्टेरिलिटी का ख्याल रखना सफाई का ख्याल रखना पेशेंट पोस्ट ऑप भी और इवन इंट्राऑप भी यानी सर्जरी के दरमियान भी और बाद में भी पेशेंट में सफाई का खास ख्याल रखना होता है देखिए आंख एक ऐसा टिश्यू है जो कि खुला रहता है और जो कि आपका एनवायरनमेंट के साथ जो है उसकी कांटेक्ट है सो कोई भी चीज अंदर आ सकती है दूसरी चीज
जब आपने ड्रॉप्स डालें उसको आंख को टच नहीं करना, कोई और टच ना करे, साफ सफाई का ख्याल रखें, हाथ धो के डालें। नॉर्मली हम पेशेंट को ये कहते हैं कि खुद नहीं ड्रॉप्स डालने, कोई दूसरा ड्रॉप्स डालेगा, क्योंकि आप खुद ड्रॉप्स डालते हो टच कर सकते हैं आंख को, पता नहीं चल रहा, चलता नहीं, और अगेन पेशेंट के लिए मुश्किल होता है खुद ड्रॉप्स डालना। नॉर्मली आंख में पानी ना जाए, बाहर ना जाए, इस तरह की एहतियाती तदबीर होती है, क्योंकि आपने आंख के अंदर सुराख की होते हैं अंदर जाने के लिए। सो कोई भी इन्फेक्शन वो आंख के अंदर तक दाखिल हो सकती है जब तक वो सब कुछ सील नहीं होता पूरी तरह। ठीक जी डॉक्टर साहब, ये फॉलो अप और ये कि कॉम्प्लिकेशंस जो इस तरह से हो सकती हैं अगर, ठीक। तो इसमें जैसे आपने ग्लासेस का कहा, तो वो जो ब्लैक जो काली ऐनक जो है वो भी इसमें होती है फोटोफोबिया की वजह से, सूरज की वजह से, अच्छा। बाहर ना जाए, और सन ग्लासेस उसकी वजह से। नॉर्मली रेटिनल डिटैचमेंट में वही अगेन बाहर जाने से वैसे ही रोकते हैं, जाना भी है तो ये कि ब्लैक ग्लासेस, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट थोड़ा सा फोटोफोबिक होता है, तो पेशेंट डायलेटेड होता है जिसकी वजह से ज्यादा फोटोफोबिक हो जाता है। सो पेशेंट को जो है इस वजह से वो सारी चीजें जरा तंग करती हैं, तो इस वजह से ब्लैक ग्लासेस, वरना रेटिना के ऊपर ऐसा उसका इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर किस परसेंटेज में इसके पेशेंट हैं? देखिए हमारे पास मायोपिया का पेशेंट काफी ज्यादा है जी। मैं आपको कहूंगा कि यानी हर हफ्ते कह लें कि हम इजीली इमरजेंसी के अंदर सिर्फ कह रहा हूँ कि 4-5 केसेस तो करते ही हैं। तो अगेन अगेन उसके अंदर होता की वजह क्या होती है? होता ही है कि मायोपिया का रेट दुनिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है। 1 in 10,000 आजकल कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट होती है। वजह उसकी क्योंकि मोबाइल्स, टीवी, मायोपिया, नॉर्मली मायोपिया जो था वो कह दें कि जापानीज और चाइनीज और इनके अंदर काफी ज्यादा था, बट आजकल उसका रेट जो है दूसरे मुल्कों के अंदर भी काफी ज्यादा इवन हमारे मुल्कों के अंदर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गए पढ़ना कंप्यूटर्स की वजह से। उसके तरफ कोई भी ऐसा बच्चा है स्कूल को बहुत कम परसेंटेज में बगैर ग्लासेस के नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी, तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस इस मामले में ज्यादा है, बच्चों को चेक भी ज्यादा कराया जाता है, एजुकेशन का रेट भी कह लें थोड़ा सा यानी बढ़ गया है, बेहतर है। सो और मोबाइल डिवाइसेस भी आप सारी यूज कर रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा स्कूल होगा या कुछ होगा जो नहीं डिजिटली नहीं कर रहा है, एजुकेशन नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही है। स्क्रीन टाइम भी बहुत स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा, स्पेशली इस पूरे क्राइसिस में हम देखते हैं। अब लगा लें सिर्फ अब बच्चे खेलने के लिए नहीं, इवन पढ़ाई के लिए भी यही यूज कर रहे हैं। खेल अब थोड़ा सा पीछे रह गया है क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिलता होता, कह लें कि और यूज होना शुरू हो गया। उसके एडवांटेजेस ऑफ कोर्स डिजिटल के अपने हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस मायोपिया का इंक्रीज होना है। मायोपिया का इंक्रीज होने के साथ साथ जैसे बात की कि फंडस का एग्जामिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है, सो वो रेगुलर चेकअप एक जरूरी है कि कराया जाए। तो इस वजह से वो रेट जो है कतर में भी इंक्रीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। डायबिटिक वजह, डायबिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज है, और लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा, फिर भी जो डायबिटीज है मैं कहूँगा ज्यादा ही होती जा रही है। अगेन खाने की वजह से सब लोग कुछ हमारे लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब आप देख लेना, यानी एक्सरसाइज इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि फैसिलिटीज भी है, गार्डन्स भी बहुत बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इंडोर्स भी हैं, आउटडोर्स भी हैं, ट्रैक्स इंडोर्स भी हैं, इवन यानी जिम से लेके ले ले प्लेइंग ग्राउंड यानी फुटबॉल्स, तो सारी चीजें दूसरी ये सारी चीजें यानी मूवमेंट के चांसेस काफी ज्यादा है। बट ये कि आप क्या चूज करते हैं अपने लिए, ये आप पे डिपेंड करते हैं। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल इतनी एक्सरसाइज करने के बाद कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो आपकी जितनी एक्सरसाइज आपने की वो सारी खराब हो जाए, यानी कोई फास्ट फूड, कोई जंक फूड, इस तरह की चीज, तो इस तरह की चीजों का फायदा नहीं। सारी चीजें जो है ना वो दरमियानी हद तक उसमें रहनी चाहिए। ठीक। ये डॉक्टर साहब जैसे इस पूरे इन्फेक्शन की जैसे आपने बात की और ये कॉम्प्लिकेशन भी है, तो इसमें जैसे आपने कोविड क्राइसिस में भी कुछ ऐसी चीजें देखी कि इन्फेक्शन हो गई हो और उसमें डिटैचमेंट तक नहीं। फॉर्चुनेटली हम ये अभी तक कोविड आईज के अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा। मतलब हम कह रहे थे कि ऐसे आईज को टच नहीं करना, बिल्कुल वो ऐसे था क्योंकि उन्होंने कहा था विंडो टू इट कैन गो इनसाइड, इस वजह से था। उन्होंने टीयर फिल्म्स के काफी ज्यादा सैंपल लिए काफी जगह पे। एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसा ट्रीट नहीं नजर आया कि कोविड आंखों में पाया जाए। अगेन कोविड क्योंकि एक वायरस है और आंखों के अंदर जैसे
एडिनो वायरस हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, ये सारे वायरस अफेक्ट करते हैं। कोई वजह से हो सकता है कोई कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो उसकी वजह से, बट नॉर्मली कोविड के पेशेंट में एक कॉमन सिम्टम नहीं है। अच्छा। आंखों की वजह से कोविड हो सकता है, ये अभी भी ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन ये कि उसका रिसर्च में डेटा नहीं है और पॉसिबल यानी रिसर्च के अंदर जिस तरह हम आगे चलते गए उसमें इसको पीछे कर दिया गया कि नहीं, आइज पे नहीं वैसे इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ एहतियात भी खैर करनी आम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कोई ऐसा कोई रिसर्चेस जो हो रही है उसमें आइज पे कोई इफेक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि इवन मैंने कहा ना टीयर फिल्म के उन्होंने किया, उनको उसमें नहीं नजर आए। उसके बाद यही कि कंजक्टिवाइटिस इतना जो कि काफी कॉमन सिम्टम है वायरस का, वो भी इतना ज्यादा कोई कॉमन नहीं था एज सच के, यानी इतना कोई ऐसा नहीं था कि काफी ज्यादा पेशेंट को कोई एक आधे को हुआ, सो इट कैन बी अदर रीजन। सो वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फिर भी नहीं कहा कि आंखों को आप हाथ लगा सकते, लेकिन ये कि उसके अंदर रिस्क काफी कम है कि आंख से कोविड का कोई असर हो आंखों पे। डॉक्टर साहब इससे बचा कैसे जा सकता है, मतलब डिटैचमेंट से? ओके, एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपनी कंडीशन का पता होना चाहिए। आप आगे फिर वही बात के अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, आप किसी भी पेशेंट को आजकल बताएं कि ये है तो उसी टाइम गूगल कर सकता है, सर्च कर सकता है, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा पेशेंट है कि जो नहीं पता कर सकता कि क्या है मेरे साथ। सो आपको जब इतनी अवेयरनेस है, सबसे पहली चीज मैं कहूंगा शुरू करते हैं सिस्टेमिक उससे, यानी आपको सिस्टेमिक जो डिजीज है, अगेन शुगर, ब्लड प्रेशर है, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स, यानी आप सिर्फ एक किसी डॉक्टर के पास, यानी आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आके नहीं कह सकते मैं शुगर कैसे करूं, और डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके ये नहीं कह सकते कि मैं आपको शुगर है, तो पूरा जो सिस्टम है वही इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें आंख है, किडनीज है, हार्ट है, आपकी सारी चीजें, आपके फुट है, आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको पोडियाट्री क्लिनिक पे जाना पड़ता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे जाना पड़ता है, नेफ्रोलॉजिस्ट पे जाना पड़ता है। अगेन इतने ज्यादा डॉक्टर के बावजूद अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको भी देखना चाहिए कि क्यों। देखिए ना, ये नॉर्मली जो पेशेंट ये कहता है कि मैं खाता भी नहीं हूँ, ये भी नहीं कर रहा, लेकिन सोच की वजह से भी शुगर ज्यादा हो जाती, सिर्फ खाना उसके अंदर। स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, ये सही बात है, यानी कभी कभार पेशेंट वाकई ख्याल रख रहा होता है खाने का, बट स्ट्रेस की वजह से होती है। सो अगेन आपको वजह ढूंढनी चाहिए कि किस वजह से है ये नहीं ठीक हो रही। सो अगेन आजकल शुगर की दवाइयों में भी जैसे मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा हो गई शुगर, इंसुलिन पंप्स भी आ गए, इंसुलिन वैसे भी आ गई, पेन्स भी हैं, इंसुलिन वैसे भी है, इवन यानी वैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। सो वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर एक कॉज उसके अंदर जैसे ट्रॉमा में कहते हैं कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हो सकता है। सो रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट्स के अंदर ऑफ कोर्स कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स नहीं करनी चाहिए अगर आप हाई मायोपिक है। आपको किसी बॉक्सिंग और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए क्योंकि वो डिटैचमेंट कर सकता है। सो अगर आपको उसमें सोचना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की भी लगा लें, अब आपको पता है कि आपकी हाई मायोपिक है या किस तरह की चीजें आपको लग सकती है, सो आपको उस क्रिकेट प्रॉपर तरीके से खेलनी चाहिए कि आंख में ना लगे चोट। ठीक है। इसमें जैसे वो लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज भी कहे जाते हैं, जाहिर है जो ग्लासेस हैं उसमें तो और ज्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ग्लासेस की वजह से अगर एक तो अनकंफर्टेबल गिरने वगैरह का भी, और ये कि अगर उस पर चोट लगे तो वो ट्रॉमा इटसेल्फ यानी शीशा टूट के आपकी आंख में लग सकता है। कॉन्टेक्ट लेंसेज में भी हो सकता है वैसे ऐसा डैमेज, लेकिन ये कि उसके अंदर खतरा डिफरेंट होता है इसके साथ। ठीक जी डॉक्टर साहब, ये आप जाहिर ये बिल्कुल फील्ड अलग से ही है, और जैसे आपने कहा कि कोविड का भी इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा पेशेंट जो है वो सामने नहीं आए हैं, कोई ऐसा डेटा भी नहीं मिला है हमें कि जहाँ पे चांसेस नजर आ रहे हों कि वो तो अब जैसे कि यहाँ कतर में, बाकी भी ममालिक में भी ऐसे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड वेव थी उसमें से बड़ी हद तक निकल चुके हैं, रिग्रेस हो गई। जी। तो इसमें फिर भी आप क्या पेशेंट्स को क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? रिग्रेस होगी इसका मतलब ये नहीं हम निकल आए हैं। सबसे पहली चीज समझना ये चाहिए कि सेकंड वेव पे पहुंची इस वजह से क्योंकि हमने एहतियात छोड़ दी थी। सो एहतियात जो है वो सबसे जब प्रिवेंटिव मेजर वही है, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सारों को अब मेरे ख्याल से याद ही हो गया, इवन बच्चों को पता लग गया कि ये करना है। तो जब वो आपको कहा गया है कि ऐसे करना है और आप उससे बच सकते हैं। अभी जैसे लास्ट उससे पहले सबसे बात कर रही थी तो उनके बच्चे जब छोटे हैं तो कहते पहले मास्क रखा होता है, मास्क
कि अच्छा अब तैयारी है बाहर जाने की, मास्क जो है वो पकड़ना है, खुद याद रहे ना रहे, मगर बच्चे जो है वो ज्यादा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। जी जी बिल्कुल, यानी आप मास्क के बगैर और सारी चीज नहीं जा सकते, आपको इसीलिए सैनिटाइजर, मास्क, आप देख लेना लाइफ उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होगी। हम लोग एक तरह के सारी चीजें अफेक्टेड हो गया। आप सिर्फ कोविड की वजह से देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अपॉइंटमेंट थी, आपके शुगर का था, आपको दवाइयां थी, सारी चीजें अफेक्टेड हो गई। सो आप अकेले नहीं अफेक्ट हो रहे, आप दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रहे हैं। और अगेन जैसे पहले कह रहे, एक बंदा दूसरे लोगों को फैलाता है। सो अगर आप एहतियात करेंगे तो आप किसी और की भी जान बचाएं, क्योंकि वो किसकी जान जा सकती है, किसकी जान हो सकती है खतरनाक हद तक, यानी आप उसको कर सकते, ये आपको नहीं पता। जी बिल्कुल। सो इसलिए एहतियात जैसे जरूरी है। ये कहना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब इतना इजी नहीं लेना, बिल्कुल बेशक बिल्कुल वन पेशेंट भी अगर चला जाता, मतलब रह जाता है, तब भी मेरा ख्याल है अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि जो फैसिलिटीज हैं जैसे वाकरा हॉस्पिटल और रास लफान में, तो आज से जैसे बिल्कुल नॉर्मल जो है उनके पूरे शुरू हो चुके हैं। हम इस सिचुएशन पहुंच गए थे कि वाकरा हॉस्पिटल और इतनी हमें एक्स्ट्रास यानी फैसिलिटीज ओपन करनी पड़ गई उसकी वजह से। उसकी वजह यही थी कि हम इस हद तक पहुंच गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज दोनों थी। वो कल 25 मार्च को आखिरी पेशेंट है वो डिस्चार्ज कर दिया, और आज से नॉर्मल उनकी जो सारी इमरजेंसी वगैरह सब कुछ हम दूसरी दफा नॉर्मल पे पहुंचे। इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल है तीसरी दफा इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल नहीं आना। जैसे वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है आजकल, और जिसकी वजह से इतने ज्यादा पेशेंट आई थिंक 37+, 30+ एवरी डे कर रहे हैं हम लोग। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द यानी हम अच्छे एक 70%+ पे चले जाएंगे। जो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिर भी एहतियात अपने लिए और दूसरों के लिए। और ये बात ये है कि मेरे ख्याल से अब हम सारे आदी भी हो गए इस तरह की चीजों के, मास्क पहनने के। अगर हमने नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना है तो हमें पता होना चाहिए कि एट द मोमेंट इसके अलावा और कोई हल नहीं है। सही। और ठीक है शुरू में मुश्किल थी, मगर अब मेरा ख्याल है हर एक को आदत हो चुकी है, और ये आदत इतनी अच्छी है कि इंशाल्लाह ताला इस कोविड क्राइसिस से तो निकलेंगे। मगर फ्लू की देखें ना, फ्लू की जब हम बात करते हैं, अगर वहां भी ये एहतियात की जाती, और भी बहुत सारी कंडीशन से ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, तो हम मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा सफाई नहीं माने वैसी बात होगी ना, हाथ धोना बार बार, वही चीजें तो वैसे छींकना है तो उस पे करना है, आप मास्क पहन के एक दूसरों को उससे बचा रहे हैं। तो चीजें तो एट द एंड ऑफ द डे सेंस ही मेक करनी। जैसे पहले अवेलेबिलिटी मास्क नहीं, और ये अब सारी चीजें अवेलेबल भी हैं, सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए, अवेयरनेस हो गई। अब तो ऐसे है कि वो बिल्कुल पार्ट है ग्रोसरी का। बिल्कुल अब देखिए ना, जैसे अब स्टेप डोर स्टेप पर आपकी सारी चीजें रखी हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर्स रखे हैं, तो गाड़ी में अलग है, आपने एक्स्ट्रा रखी हुई है कि वो ना मिस हो जाए। घर में अलग है आपने, आप तो बल्कि मास्क के अंदर भी आप कह लें कि डिफरेंट डिजाइन से, स्टाइल से सारे मैचिंग करके पहन रहे हैं। सो बिल्कुल इस तरह से है। ये तो ऐसे ही, मगर ये कि सबसे अहम बात ये कि प्रोटेक्ट अपने आप को सेफ कीजिए, ताकि दूसरी हमारे जो फैमिली है, हमारी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो भी सेफ रह सके। पॉपुलेशन जो है वो सेफ रहे। ये आप जो खुद ये ना सोचें कि नहीं कुछ नहीं है और मैं बाहर चला जाऊंगा, आपको दूसरे लोगों को आपकी वजह से दूसरे लोग सेफ रहे। जी जी। और एक और बात की, वैक्सीनेशन हो चुकी है, जैसे कि 2 डोजेस भी हो चुकी हैं, तो उसमें भी हमें ये नहीं सोच लेना कि बस अब हम फ्री हैं। वैक्सीनेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि आपके सीवियर सिम्टम कम, उसके अंदर भी आपको ये नहीं पता जो भी परसेंटेज हो सीवियरिटी की वो कोई भी हो सकता है। एहतियात उसके अंदर करनी चाहिए, और आप किसी और को फैला सकते हैं। जी जी, किसी भी लोग को, स्पेशली अगेन वही कि वल्नरेबल पॉपुलेशन जिनको दूसरी बीमारियां या जो ओल्ड एज हैं इस तरह के। तो इसलिए आपको एहतियात, जब तक ये नहीं कहा जाता कि हम निकल गए और सारी दुनिया के अंदर कहा जाता कि अब हो गया, तब तक अभी फिलहाल हमें उतनी एहतियात करनी है जरूर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने बड़ी डिटेल में हमें बता दिया। और लिसनर्स, आप जैसे आपके बच्चे हैं 12 साल से 15 साल तक के बच्चे, तो उनकी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई अलामत या फ्लू या कुछ भी, जैसे हम बार बार बताते रहे हैं, तो फिर भी आप 1600 पर इन्फॉर्म कीजिए, और जैसे ही आपको जिस तरह वो कहें कंसल्ट कीजिए वहाँ पर, तो फिर आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि हम इस क्राइसिस से इंशाल्लाह निकल सकें। और सामने मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ कार्ड से फौजिया शफीक,
और डॉक्टर उस्मान नईम और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गाइड तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम और हमारे साथ हैं जासिम अल हद्दाद। कैसे हैं आप? और ये उम्मीद करते हुए कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है, उसमें तो किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है वो तो आपको मालूम है। हम भी गाहे बगाहे हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक मालूमात पहुंचा सकें, मगर सबसे अहम जो इस वक्त जो पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन तो आप करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो भी जिन अफराद की नहीं हुई तो वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। और मैं आपके साथ वेबसाइट भी शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो बच्चों के है, अपने बच्चों की 12 साल से 15 साल तक के आपके जो बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करवा लीजिए।